सादर प्रणाम मित्रों। मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी साहित्य में चर्चित साहित्यकार रजनी अनुरागी इनकी औरत ये कविता लेकर सम्मुख हूं। इस कविता में रजनी जी ने जो बातें कही है वह जो पुरुषी जड़ मानसिकता है उन्हें सोचने के लिए बाध्य करती है, क्योंकि कविता के अंतर्गत नारी मन की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी गई है। क्योंकि स्त्री को लेकर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो यंत्रणा और यातना स्त्री को दी जाती है या उसके जीवन में आ जाती है, गलत रूढ़ि परंपरा के कारण उसे अनुभूति कर पाठकों के सामने उस स्त्री की वेदना इस कविता के माध्यम से रखी गई है, जिसमें रजनी अनुरागी इनका जन्म 29 अक्टूबर 1972 को दिल्ली में हुआ। प्रस्तुत कविता स्त्री विमर्श को लेकर है। तो स्त्री विमर्श यानी क्या? स्त्री जीवन से जुड़े असंख्य प्रश्नों को बयां करना, उसे हम स्त्री विमर्श कहते हैं। तो प्रस्तुत कविता में भी जो सदियों से स्त्री पर अन्य अत्याचार किया जाता है वो घुट घुट कर जीवन जीती है। अपने ही घर में पराये जैसी उसकी स्थिति हो जाती है, क्योंकि एक जगह कहा भी गया है, ये अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। और इसी तरह से यहाँ पर रजनी अनुरागी इन्होंने स्त्री जीवन की जो दासता है, जो यातना है, जो उनके जीवन में कुंठा है, जो रूढ़ि परंपरा से पुरुषी मानसिकता ने स्त्री को एक दासी समझकर या गुलाम समझकर उनके साथ व्यवहार किया है। और इसी मानसिकता से चलते इस कविता में एक स्त्री की यातना को, उसके जीवन की पीड़ा को कविता के माध्यम से व्यक्त किया गया है। हम देखते हैं इस कविता में रजनी अनुरागी कहती है, घर में हर कहीं बिक्री होती है औरत, लेकिन उसका कोई घर नहीं होता। वह घर होती है दूसरों के लिए, दूसरे रहते हैं उसमें, मगर वो खुद में नहीं रहती। एक स्त्री जो पुरुष प्रधान जो संस्कृति है, उस पुरुष प्रधान संस्कृति के कारण स्त्री को चूल्हे तक सीमित रखा, चूल्हे तक तथा बिस्तर तक सीमित रखा, और तब उसके मन मस्तिष्क के बारे में किसी ने सोचा नहीं है, उसके पीड़ा के बारे में किसी ने सोचा नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर कवित्री कहती है, घर में हर कहीं बिक्री होती है औरत, लेकिन उसका कोई घर नहीं होता। वो घर होती है दूसरों के लिए, दूसरे रहते हैं उसमें, मगर वो खुद में नहीं रहती। स्त्री के तरफ देखने का जो एक दृष्टिकोण है, क्योंकि भारत में, हमारे देश में पुरुष प्रधान संस्कृति है, और इसी के चलते स्त्री को एक सीमित दायरे में रखने का प्रयास किया जाता रहा है। और इसीलिए उस पुरुष प्रधान संस्कृति द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे नियम जिसके चलते स्त्री अपने मन की बात वहां पर खुलकर कह नहीं पाती, और वो घुट घुट कर जीवन जीती है। जबकि
वह सदैव अपने परिवार के लिए जीवन त्याग देती है। खुद का सपने कहीं पर वह अपने अर्पित कर देती है। सबकी सेवा, घर परिवार की सेवा करती है, लेकिन वहां पर यह सेवा करते करते कई उसका अपना जो जीवन है, उस जीवन में उसका अपना कोई स्थान नहीं है, अपना ही कुछ वजूद नहीं है, जबकि वह एक त्याग की मूर्ति है, जबकि सारे परिवार की सेवा करती है। जैसे घर के पुरुष, नींद उनकी अभी खुली नहीं है, उसके पहले उठकर वहां पर सबकी सेवा के लिए वहां पर खड़ी रहती है, तत्पर रहती है। ऐसी स्थिति में उस स्त्री की मन की जो यातना है, जो पीड़ा है, जो कुंठा है, वह रजनी अनुरागी अपने कविता के माध्यम से वहां पर बयां करती है। यह तो सामाजिक स्थिति हो गई, लेकिन पुराणों में भी जब हम उदाहरण देखते हैं स्त्री पर होते हुए अन्य अत्याचार के, तब हमें अनायास वो बात याद आ जाती है जब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जिसका तपोभंग, जिसका वहां पर जिस पर अन्य अत्याचार इंद्र ने किया, तो इंद्र वेश बदलकर वहां पर अहिल्या के सामने आए थे। गौतम ऋषि का वेश उन्होंने धारण किया था, और इसलिए अहिल्या को पता नहीं चला ये पति है या और कोई है। वो पति समझकर उस अहिल्या ने अपने पति की इच्छा पूर्ण की। तब गौतम ऋषि आकर अहिल्या को ही वहां पर साबित कर देता है, जबकि अहिल्या की इसमें गलती नहीं थी, क्योंकि उसने तो पति समझकर पति की सेवा की थी। उसके बावजूद वहां पर अहिल्या को पत्थर बनकर रहना पड़ा, और यही स्थिति सदियों से यहां पर दिखाई देती है। और इसीलिए कहा जाता है घर में हर कहीं बिक्री होती है औरत, लेकिन उसका कोई घर नहीं होता। वो घर होती है दूसरों के लिए, दूसरे रहते हैं उसमें, मगर वो खुद में नहीं रहती, उसका अपना अस्तित्व नहीं है। क्योंकि भारतीय परंपरा में वंश चलाने के रूप में पुत्र को देखा जाता है, पुत्र को माना जाता है, अपने जो संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी पुत्र को माना जाता है। इसलिए स्त्री को हमेशा द्वितीय स्थान दिया जाता है, जबकि स्त्री अपना जीवन त्याग कर जीती है। घर के हर सदस्य की वह सेवा करती है, उसके बावजूद उसके मन की जो पीड़ा है वह कोई समझता नहीं, क्योंकि उसे एक स्त्री के दायरे में रखा जाता है। इसीलिए कवित्री कहती है वहां पर हर कहीं बिक्री होती है औरत, लेकिन उसका कोई घर नहीं होता, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि पिता के घर में बड़ी होती है, बाद में पति के घर में चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर ना पति के घर में अधिकार होता है, ना पिता के घर में अधिकार होता है, और इस तरह से उसका कोई वजूद होता नहीं है। और इस तरह से कवित्री यहाँ पर एक स्त्री की पीड़ा बता रही है। हर कहीं बिक्री होती है औरत, लेकिन उसका कोई घर नहीं होता। वह घर होती है दूसरों के लिए, दूसरे रहते उसमें, मगर वह खुद में नहीं रहती। और इस तरह की स्थितियां इस कविता के माध्यम से यहाँ पर हमारे सामने कवित्री रखती है। आगे कहती है सबको संभालती है, पोसती है, पालती है, सबके लिए वक्त निकालती है, पर अपने लिए नहीं होता उसके पास वक्त। घर परिवार की जिम्मेदारियां वो उठाती है, चाहे घर परिवार में देवर हो, जेठ हो, वहां पर पति हो, बच्चे हो, हर किसी का वह ख्याल रखती है, हर किसी की सेवा करती है, सबको संभालती है, हर किसी की सेवा करती है, हर एक के विचार जो है, हर एक की आज्ञा का पालन करती है। लेकिन वह कभी खुद के बारे में ही उसके पास समय नहीं है। सबको संभालती है, पोसती है, पालती है, सबके लिए वक्त निकालती है, हर एक की सेवा करती है, लेकिन उसके पास खुद के लिए ही
वक्त नहीं है। ऐसी स्थिति एक स्त्री की हो जाती है घर परिवार में, और इसीलिए कवित्री वह कहती है सबको संभालती है, पोसती है, पालती है, सबके लिए वक्त निकालती है, पर वो अपने लिए नहीं होता उसके पास वक्त। यानी उसका जो त्याग है, जो परिवार के प्रति समर्पण है, उन समर्पण की भावना जब हम पुरुष अहंकार से निकलकर एक मानवीय दृष्टि से जब देख लेते हैं, तो घर परिवार में जो हर दिन सुबह से शाम तक सबकी सेवा करते हुए जीवन वहां पर यापित करती है, जीवन जीती है, सबकी खुशियां देख लेती है, लेकिन खुद के अपने जीवन के बारे में कभी सोचती नहीं है। ऐसी स्थिति स्त्री की है। और टंगी रहती है औरत पर्दे की तरह, आड़ देती हुई घर की तमाम कमजोरियों को, पर सड़क पर ला दिया जाता है उसका सम्मान कभी भी। और जब हम देखते हैं स्त्री की मान मर्यादा को लेकर, जो सीमा को लेकर, हर बार पुरुष वर्ग उस स्त्री को एक दायरे में रखता है। टंगी रहती है औरत पर्दे की तरह, स्त्री तक ही वहां पर घर की इज्जत जिसे कहा जाता है रखी जाती है, आड़ देती हुई घर की तमाम कमजोरियों को। और जो तमाम बातें हैं वह सिर्फ स्त्री को लेकर है, लेकिन जो स्त्री इतना त्याग करती है, इतना अपने बारे में न सोचते हुए समाज के, परिवार के प्रति अपना समर्पण दे देती है, उसी स्त्री को लेकर वहाँ पर कभी कभी समाज में बवाल हो जाता है और उसी को वहाँ पर गालियाँ दी जाती है। और इसलिए टंगी रहती है औरत पर्दे की तरह, आड़ देती हुई घर की तमाम कमजोरियों को पर सड़क पर ला दिया जाता है उसका सम्मान कभी कभी, और उसी स्त्री को बड़े बाजार में अपमानित किया जाता है, समाज में अपमानित किया जाता है। कहा जाता है तुम वहां पर एक स्त्री हो और स्त्री की मर्यादा का वहां पर उल्लंघन मत करो, और इस तरह से उसे पार मत करो, और इस तरह से सीमित दायरे में स्त्री को रखने का प्रयास किया जाता है और उसे बार बार समाज में अपमानित किया जाता है। हम देखते हैं स्त्री की तरफ देखने की दृष्टि कैसी है समाज की। एक उदाहरण है, एक साहित्य में मैंने पढ़ा था और उसमें कहा गया था कि महात्मा गांधी कस्तूरबा को छोड़कर चले गए, महात्मा बन गए। गौतम बुद्ध यशोधरा को छोड़कर चले गए, महात्मा बन गए। लक्ष्मण उर्मिला को छोड़कर चले गए, आदर्श भाई बन गए। लेकिन इसी तरह से अगर कोई स्त्री अपना घर छोड़कर चली जाती है तो उसे उल्टा माना जाता है, वेश्या माना जाता है। क्यों? तो इस तरह से अनगिनत प्रश्न है। और एक मर्यादा में, एक दायरे में उस स्त्री को बांधने का प्रयास किया जाता है और उसी के नाम पर वहां पर समाज बार बार वहां पर ताने मार देता है, उसी को वहां पर अपमानित करता है और तब उसे अपनी अभिव्यक्ति का कोई माध्यम नहीं होता, वो घुट घुट कर जीवन जीती है और उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, उसे अपमानित किया जाता है। टंगी रहती है औरत पर्दे की तरह, आड़ देती हुई घर की तमाम कमजोरों को पर सड़क पर ला दिया जाता है उसका सम्मान। कभी कभी हमने कई सामाजिक घटना में यह देखा है, कई बार वहां पर समाज में स्त्री को अपमानित किया जाता है, कई बार उसके अधिकार को छीना जाता है और ऐसे अनगिनत उदाहरण हम देखते हैं। लेकिन उस पर अभी चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं। तो इस तरह से एक स्त्री की जो वेदना है, कुटन है, जो घुटन है, उसको लेकर कवित्री यहाँ पर कहती है कि स्त्री का सम्मान वहाँ पर रास्ते में लिया जाता है, लाया जाता है। वह आगे कहती है, सीवन करती है वह तमाम उधड़नों की और खुद की उधड़ जाती है। तमाम जो समस्याएं घर परिवार में हैं उसे वह बार बार
ठीक करने का प्रयास करती है, बार बार वहाँ पर अपने आप को संभाल लेती है, लेकिन अपने खुद के जीवन के बारे में ही उसके पास अधिकार नहीं है। वो तमाम सारी बारीकियां जो कठिनाइयां घर परिवार में हैं उसके लिए तत्पर होती है, लेकिन अपने जीवन को लेकर वो कोई फैसला नहीं ले पाती, क्योंकि सामाजिक दायरे में एक स्थिति में उसे बांधा जाता है। और इसीलिए वहाँ पर वो कहती है कि वह एक और खुद ही वहाँ पर अपने आप में वह सोचती है। और इस तरह से कवित्री एक स्त्री को लेकर, एक औरत को लेकर उसके मन की पीड़ा को यहाँ पर अभिव्यक्ति दे रही है। हम देखते हैं वो कहती है, हाड़ तोड़ बेगार करती है तमाम उम्र, और तमाम उम्र खाली हाथ रहती है। महसूस करती है वह सबका दर्द, और उसका दर्द कोई महसूस नहीं करता। स्त्री की स्थिति कैसी है? वो सुबह से शाम तक अपने घर परिवार के प्रति हमेशा वहाँ पर सेवा भाव से हाड़ तोड़ मेहनत करती है, लेकिन वहाँ पर कभी उसके बारे में सोचा नहीं जाता, और तमाम उम्र वहाँ पर वो खाली हाथ रहती है। और इस तरह से इस कविता में हाड़ तोड़ बेगार करती है तमाम उम्र, और तमाम उम्र खाली हाथ रहती है। महसूस करती है वह सबका दर्द, और उसका दर्द कोई महसूस नहीं करता। उसकी जो वेदना है वह वेदना उसी तक सीमित रहती है, वह सहती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। और इस तरह से उसका अपना दर्द वह बता नहीं पाती है, और इस तरह से सारी उम्र बीत जाती है इन हालातों से जूझते हुए। लेकिन जो उसके मन की पीड़ा है, उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी यातना है, उस यातना पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि पुरुष प्रधान जो संस्कृति है उसके कारण एक सीमित दायरे में स्त्री को रखा गया है। और इसीलिए कवित्री कहती है, हाड़ तोड़ बेगार करती है तमाम उम्र, और तमाम उम्र खाली हाथ रहती है। महसूस करती है वह सबका दर्द, और उसका दर्द कोई महसूस नहीं करता, क्योंकि भारतीय पुरुष प्रधान संस्कृति में पुत्र को ये अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। और इसी कारण एक घर में सीमित दायरे में घुटकर जीवन जीने वाली जो स्त्री है, उसकी जो यातना है, जो घुटन है, कवित्री अपने कविता के माध्यम से स्पष्ट करती है। वो कहती है, तरह तरह की भूमिकाएं औरत के लिए, मगर औरत की अपनी कोई भूमिका नहीं। उस एक स्त्री के लिए तरह तरह की भूमिकाएं हैं, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में। जैसे छोटी होती है, अपने पिता के विचारों के अनुसार उसे चलना पड़ता है। थोड़ी सी उम्र बढ़ जाती है, तब अपना भाई वहाँ पर अपने विचारों के अनुरूप उसे वहाँ पर सलाह दे देता है। और जब ब्याह होकर अपने घर चली जाती है, पति वहाँ पर अपना आदेश दे देता है। और बुढ़ापे की अवस्था में पुत्र वहाँ पर स्त्री को एक माँ के रूप में जो होती है उसे अपना अधिकार जमा देता है। और इस तरह से हर भूमिका में वह सेवा करती है, एक बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में। उसके बावजूद उसकी सारी इतनी भूमिका, लेकिन खुद की अपनी कोई भूमिका नहीं, यानी खुद के कोई अधिकार नहीं है। खुद के जीवन को लेकर कोई उसके अधिकार वह समाज में बता नहीं पाती। और इसीलिए कवित्री वहाँ पर कहते स्त्री के लिए बहुत सारी भूमिका है, लेकिन उसकी अपनी कोई भूमिका नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं है, अपना कोई जीवन नहीं है। और इसीलिए आगे कवित्री कहती है, औरों की तरह औरत भी अपना सफ़र करती है, मगर औरत की जिंदगी में पिता के घर से पति के घर तक और पति के घर से मृत्यु के घर तक कोई हम सफ़र नहीं होता।
जैसे ब्याह हो जाता है, उसका सफ़र शुरू हो जाता है। औरों की तरह औरत की अपना एक सफ़र होता है, अपना उसका जीवन एक वहाँ पर प्रारंभ होता है, चालू होता है। और कहा जाता है जैसे शादी ब्याह में बाजे गाजे के साथ बजाते हुए एक स्त्री को घर में लाया जाता है, और तब वह बाजा घर परिवार में तब तक बजता रहता है जब तक उस स्त्री की आरती घर से बाहर नहीं जाती। यह स्थितियां होती है, और इसलिए औरों की तरह औरत भी अपना सफर करती है, मगर औरत की जिंदगी में पिता के घर से पति के घर तक और पति के घर से मृत्यु के घर तक कोई हम सफर नहीं होता, क्योंकि उसके अपने जीवन को लेकर, अपने निजी जीवन को लेकर, अपने निजी विचारों को लेकर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं वहाँ पर दिखाई देता। बचपन से, जन्म से लेकर युवा अवस्था तक वहाँ पर पिता तथा भाई, विवाह के पश्चात पति, और वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में बेटा, इस तरह से सिर्फ और सिर्फ वह दूसरों के लिए जीवन जीती है, लेकिन खुद के अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हुई यह स्त्री कविता के माध्यम से दिखाई देती है। और इसमें स्त्री जीवन की पीड़ा, यातना, वेदना यहाँ पर कविता के माध्यम से व्यक्त हुई है। आज बदलते दौर में हम देखते हैं कई स्त्रियां वहाँ पर समाज की इस गलत रूढ़ि परंपरा का विरोध कर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। कल्पना चावला है, आदि स्त्रियां वहाँ पर हमारे सामने दिखाई देती है। आज दौर बदल रहा है, सबको अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन तत्कालीन स्थिति में जो ये कविता लिखी गई, उस कविता में हम स्त्री जीवन की जो पीड़ा थी, जो यातना थी, जो चार दीवारों के अंदर एक स्त्री को महज वहाँ पर चूल्हा और बिस्तर तक सीमित रखा गया था, उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई थी, उसके कारण उसका जीवन एक घुटन बनकर वहाँ पर रहता था, और उस घुटन के साथ वो जीवन जीती थी। उनके मन की यातना इस कविता के माध्यम से व्यक्त हुई है। नमस्ते। प्रस्तुत कविता यह बिना किसी भूमिका के इस काव्य संग्रह से ली गई है, जिस कविता में हमने देखा नारी मन की पीड़ा को अभिव्यक्त यह कविता करती है, तथा पुरुषी जड़ मानसिकता को सचेत कर इसे एक समाज के सामने लाती है। मानसिकता को सचेत करने में बेमिसाल ये कविता दिखाई देती है। साथ ही में जन्म से लेकर मृत्यु तक स्त्री जिस यंत्रणा और यातना से उम्र भर गुजरती है, उस वेदना को कविता के माध्यम से वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यह कविता जब हम पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तब हमें एक मानवता की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष में शारीरिक भेद है, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादाएं समाज द्वारा, गलत रूढ़ि परंपराएं वहाँ पर समाज में वहाँ पर रखी गई है, लादी गई है, जिसमें वहाँ पर कई तरह से वहाँ पर समाज में पाबंदियाँ दिखाई देती है स्त्री जीवन पर, और इस तरह से उनके मन की जो घुटन है, वो घुटन कविता के माध्यम से वहाँ पर दिखाई देती है।